सो वेलकम बैक। जनरल अवेयरनेस के मैराथन में हमने करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कवर कर लिए हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगर हम डेमोग्राफिक सेंसस इसके फीचर्स एंड फंक्शंस भी कवर कर लें, और बाकी की जो टॉपिक्स हैं मैं कल शाम से पहले सारे कवर करवा दूंगा जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, अगर किसी ने रिवाइज करना है। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर किसी ने अपने नोट्स बना रखे हैं, मतलब जहाँ से उसके पास नोट्स पड़े हुए हैं वो वहाँ पे रिवाइज कर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना ही देखे, पहली बात। दूसरी, इसको देखे कौन? जिसने अपना रिवीजन कर लिया हुआ है और अब वो कोशिश कर रहा है कि चलो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे आप वीडियोस देखने लग जाओ। इस टाइम पे कोशिश करो कि आप अपना ही पढ़ो, जिसका भी एग्ज़ाम 19 को है, मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी ये वाला सिलेबस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ भी काफ़ी कोलैब करता है, तो उस चक्कर में मैं ये मैराथन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखें, इसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी कवर करवा सकूँ। वैसे मैंने कवर करवा दिया हुआ है, इसकी वीडियोज़ मैंने पहले बना दी हुई हैं, तो अगर किसी ने डेप्थ में पढ़ना है तो वो वीडियोज़ देख सकता है। आप देखें यहाँ पर हमें क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको पता होंगे भी। जैसे अगर इंडिया के एरिया की बात करें तो वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड के एरिया के बराबर है, कि मतलब इंडिया अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 2.4%। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक मिनट रुकना आप। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता होनी चाहिए। लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये तो आपको याद किया होगा आपने। अगर नहीं है याद तो ये याद कर लो, कुछ भरोसा नहीं है। कल पहला क्वेश्चन आप ये देखो। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंडिया का आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया की पोजीशन ग्लोब में कहाँ पे है? हमें पता है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, ये ऊपर वाला आ गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इस साइड आ गई वेस्ट, इस साइड आ गई हमारी ईस्ट, ऊपर आ गया नॉर्थ, नीचे साउथ होगा। तो इंडिया कहाँ पे है? बिल्कुल साउथ ईस्टर्न पार्ट पे, साउथ ईस्टर्न पे, मतलब यहाँ पे इस साइड पे। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ से पास होता है, जिसको हम IST भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट पे है। ठीक है, ये मैं नीचे आपको मैप में भी दिखा दूंगा। उसके बाद ये तो आपको पता होना चाहिए कि हम ग्रीनविच लाइन से 5 और 30 मिनट्स आगे हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो वाली वीडियोस देख लेना। ये मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे, क्योंकि मैराथन है तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें, ताकि अब इनमें से कोई पॉइंट मिस ना कर जाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं? अगर आपको भूल जाती हैं, पहली तो आपको मैप पे देखोगे तो आसानी से याद रह सकता है। अगर भूल जाती हैं तो सिंपल सा कोड याद रख लेना। कोड है क्या है? देखो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, मान लो मुझे ये आ गया 2, मतलब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, टू द फलाना, तो आपने यहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिखी 2 जूनियर WM। तो ये WM क्लासेस हैं जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो WM जूनियर को आप एक किस्म की एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो 2 जूनियर WM। यहाँ तक क्लियर हो गया? 2 जूनियर WM। और ये मान लो कि आप GMC में हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से एप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है, तो आपने किया क्या? तो GMC को पीछे भी उठा के रख सकते हो, तो GMC में बैठ के आपने 2 JRWM कर लिया। अब सिंपल सी बात आपको देखना है, टी का मतलब है त्रिपुरा, उस साइड पे। J का मतलब झारखंड है, R का राजस्थान है, W का वेस्ट बंगाल है, M का मध्य प्रदेश, G का गुजरात, M का मिजोरम और C का छत्तीसगढ़। ठीक है, आई होप आपको ये कोड याद रहेगा। इस हिसाब से आप टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होता है आप आराम से, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आपको पता होगा, नंबर ऑफ यूटीज कितनी है, ये चीज़ तो मतलब बेसिक्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट नेबर की अगर बात करें तो हमारा कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, ऊपर वाली तरफ अफगानिस्तान है, छोटा सा पार्ट टच होता है, मैं अभी दिखाता हूँ नीचे। चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका के साथ आपको पता है पाक स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बाउंड्री डायरेक्ट श्रीलंका के साथ शेयर होती है, बीच में समुंदर है, तो वो जो स्टेट है उसको क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। अब देखें, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा एरिया हम किसके साथ शेयर करते हैं? तो बांग्लादेश है। अब देखो, पाकिस्तान के साथ हम कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं? जम्मू कश्मीर लगती है, लद्दाख लगती है, पंजाब लगती है, राजस्थान और गुजरात। देखो, JND के लद्दाख का तो हमें पता है क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं। उसके बाद नीचे पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये याद रखना है आपको। चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट लगती है? लद्दाख, ऊपर से अभी मैं अब नीचे दिखाता हूँ आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ गया म्यांमार के साथ। म्यांमार आपको पता है कहाँ पे? उस साइड पे। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो पता होना चाहिए म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स हमारी टच हो रही हैं। चाइना के साथ 1 2 3 4 5 टच हो रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी 1 2 3 4 5 है, तो 5 5 4। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी है? यहाँ पे भी 5 है, 5 5 5। यहाँ पे
किधर बीच में कहीं पे 4 भी था ना, 1 2 3 4, हाँ म्यांमार के साथ 4 हैं, बाकी 5 5 हैं। तो ऐसे याद रहेगा आपको। अगर बाई चांस वो नंबर ऑफ स्टेट्स पूछ लेते हैं, नेपाल के साथ भी हमारा एक तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये भी 5 हैं, ठीक है। भूटान के साथ 1 2 3 4, तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मतलब भूटान और म्यांमार ऐसे हैं जिनके साथ 4 स्टेट्स टच होती हैं, बाकी के साथ 5 5 होती हैं। अब आपको याद कैसे रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया साइड पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। अब देखो अफगानिस्तान हमारे यहाँ पे कैसे टच हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ दिखाने की। वेट, ये देखें, ये आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये गिलगित है, क्योंकि ये तो पीओके है तो हम पीओके का अपना ही पार्ट मानते हैं, तो उस वजह से हम बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान का ये वाला पार्ट देखो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे जाके टच कर रहा है जेएंडके को, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखें यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अफगानिस्तान का है, ये वाला, तो उस वजह से अफगानिस्तान हमारे साथ टच होता है यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। अब देखो बाकी वाला तो आपको ऐसे याद रहेगा, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, हाँ नेपाल के साथ कौन कौन सा, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार। तो एक बार इस मैप को अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगा के, ताकि चीज़ें याद रहें, क्योंकि वो फिजिकल डिवीजन में कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या पॉलिटिकल डिवीजन में कि पॉलिटिकल के हिसाब से हमने कौन कौन से स्टेट्स हमारे बने हुए हैं। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा है, देखो वेस्ट बंगाल यहाँ से जाता है, यहाँ तक वेस्ट बंगाल ही है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ से फिर मेघालय है, ये देखो असम भी टच करता है बांग्लादेश को। फिर यहाँ पे देखो त्रिपुरा है, असम करता है कि नहीं बांग्लादेश को, ज़रा देखो बांग्लादेश कहाँ गया हमारा, असम करता है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हो। ये थे हमारे कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। आपने वैसे पढ़ रखा होगा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि जिसने नहीं पढ़ रखा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे आपको जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है ना, वो अच्छे से पता होना चाहिए। देखो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो हिमालयन रेंज, ये माउंटेन, तो इसमें पीक वगैरह पूछ सकते हैं, कौन सी पीक। तो मैंने आज ही वीडियो डाली है टेलीग्राम पे भी, और अपने व्हाट्सएप उस पर भी, WM क्लासेस के उस पर भी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्टकट बताया हुआ, 10 मिनट में आपके ये सारे कवर हो जाएंगे, हिमालयन रेंजेस और माउंटेन्स वगैरह, ठीक है। और अच्छे से मतलब कौन सी पीक कहाँ पे है, तो वो कोड के साथ है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वही वाली पहले देख लो वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आना। मैं कोशिश करता हूँ इस पूरे मैराथन को मतलब 40 मिनट से ज़्यादा ना होने दूँ, अब डिपेंड करता है ये कहाँ जाता है। और जो कोई भी सुन रहा था, आप कोशिश कर रहा है 1.5 या 2x सुन लो। वैसे तो मैं खुद तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें हिमालयन रेंजेस ऑफ द माउंटेन, तो सबसे पहले हिमालयाज़ में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा ऐसी चीज़ें लिखी हैं जाके आप अगर खुद भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये भेजा हुआ है, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो सिंपल, मतलब यहाँ से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार खुद पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या चीज़ छोड़ रखी है इसमें। तो हिमालयाज़ में सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो सबसे पहले तो हिमालयाज़ क्या हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं ऑफ टर्शरी पीरियड विच वर फोल्डेड अवर। तो कहने का मतलब THC कहाँ पे था, हिमालयाज़ के बीच में ही था। तो अब इंटर कॉन्टिनेंटल क्लूजन की वजह से आपको पता होगा इंडिया नीचे से आया था, आके टकराया, जो भी हुआ, ठीक है, वो वाला पार्ट। तो यूरेशिया वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। तो मेन चीज़ आपको याद क्या रखनी है कि टर्शरी पीरियड में जहाँ फोल्डेड अवर, एक तो THC के बारे में आपको पता होगा, इंटर कॉन्टिनेंटल क्लूजन की वजह से हिमालयाज़ बने हुए हैं, ठीक है। और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है। तो वो क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर बिटवीन इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। तो मतलब इंदस से लेके, इस साइड पे इंदस है ना हमारा जम्मू कश्मीर में, और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा ऐसे V शेप में बने हुए हैं, मतलब सारी ऐसे कर्व शेप में है, और 2500 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुए हुए हैं। अब देखो, अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस इन 3 मेन फेजेस। तो आपको ये 3 फेजेस याद रखने हैं कि मतलब ऐसा माना जाता है कि इनकी जो अपलिफ्टमेंट हुई है, जो हिमालयाज बने हैं, ये 3 फेजेस में बने हैं। पहला फेज़ क्या है, ओलिगोसीन पीरियड, ठीक है। दूसरा है मियोसीन पीरियड, और तीसरा है पोस्ट पिलियोसीन पीरियड, ठीक है। ओलिगोसीन, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो OMP करके, ठीक है, OMP, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, कुछ भी याद रख लो, OMP। अब देखो ओलिगोसीन पीरियड जो है, तो माना जाता है कि उस टाइम पे इनर हिमालयाज बने थे। क्या बने थे, इनर हिमालय। आपको इनर हिमालयाज बोले या फिर ग्रेटर हिमालयाज बोले, मतलब बिल्कुल सेम है। ग्रेटर हिमालयाज को ही इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो पहले, सबसे पहले कौन से बने, फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ इस पीरियड में, ओलिगोसीन पीरियड में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज, ठीक है। IG याद रख लेना, इनर या ग्रेटर हो तो दोनों इक्वल ही मतलब है, ठीक है। अब मियोसीन पीरियड में क्या हुआ, मिडल हिमालयाज बने, फिर इसमें आउटर हिमालयाज। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई ना, तो आप बिल्कुल मतलब इसके साथ वहाँ पे मैंने फैक्ट्स बताए हुए हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे कहाँ पे क्या बना है, ठीक है। अब देखो आउटर हिमालय की अगर बात करें, तो इसका पूछ सकते हैं कि आउटर हिमालय का वैदिक नेम क्या था। तो इस शिवालिक बोलते हैं इसको, आउटर हिमालयाज को, ठीक है। यंगेस्ट एंड लोवेस्ट रेंज है ये,
मतलब नई बनी हुई है और लोवेस्ट भी है हाइट के हिसाब से। तो इसकी हाइट अगर देखोगे तो 600 से 1500 मीटर के एवरेज हाइट है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसकी मतलब अगर एवरेज हाइट लेस देन 650 मीटर ही है इसके एवरेज। ठीक है, अब देखें उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले फॉल्ट स्क्रैप्स यहाँ पे देखे जाते हैं, एंटी क्लीन क्रेस्ट, और ये आपको अगर वर्ड कहीं पे मिल जाते हैं। अब इनको मैं समझाने लग जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, सॉरी फॉर दैट। तो जब हम अच्छे से पढ़ेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का तब ये सारी टर्म्स समझा दूंगा। अभी आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, फॉल्ट स्क्रैप्स, एंटी क्लिनिकल क्रेस्ट और ये आ गया हमारा सिनक्लिनिकल हिल्स। तो ये हमें मिलती हैं यहाँ पे, कहाँ पे, आउटर हिमालयाज़ में, जिसका जो वैदिक नेम है वो क्या है, शिवालिक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है, एक तो अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा नेपाल में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स जो हैं तो वो छोटी हैं, आपने देखी होंगी जम्मू में कौन सी हिल्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, जिनको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। वो शिवालिक इसलिए बोलते हैं, वो हकीकत में आउटर हिमालय है। तो अब देखो आउटर हिमालय हमें कैसे पता चलेगा कि हिमालय है क्या, तो जैसे हमने हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हो गया हमारा आउटर हिमालय, ये जो बाहर वाला है जिसको हम शिवालिक भी बोल रहे हैं। फिर इसके पीछे होगा थोड़ा बड़ा होगा जो, जिसको हम बोल रहे हैं इनर हिमालय, जिसको हम अभी मैंने आपको बताया इनर हिमालय को हम ग्रेटर हिमालयस भी बोलते हैं। तो ग्रेटर हिमालय, और उसके पीछे आ गया हमारा आउटर हिमालय। ठीक है, समझे आगे मेरी बात में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आगे अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल ऐसे याद रख लो। अगर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से हिल्स हैं, वैसे हिल्स मैंने उस वीडियो में करवा रखे हैं, बहुत सारे उसी में कवर हो जाएंगे, आपके इंपॉर्टेंट सारे उसी में कवर हो जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हिल हैं, डाफला है, मिरी है, मिशमी है, अबूर है और पटकाई है। नेपाल के कौन कौन से हैं, दहांग है, उसके बाद धुंधुआ है, उसके बाद चूरिया घाट्स हैं और मोरिया घाट्स हैं। जम्मू के हमें ये पता है। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे किस में, आउटर हिमालयाज़ में। उसके बाद देखें आप मिडिल हिमालयाज़ की बात करें या लेसर हिमालयाज़ जिनको हम बोल रहे हैं। ठीक है, मिडिल हिमालयाज़। तो मिडिल हिमालयाज़ फॉर्म द मोस्ट इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने वाइड मिलते हैं, 60 से 80 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, हाइट अगर देखोगे इनके तो मतलब 3.5 से लेकर 4.5 किलोमीटर ऊंचे हैं ये। ठीक है, 4500 मीटर लिखा हो तो किलोमीटर में करोगे तो 4.5 हो गए, यहाँ पे 3.7 हो गया। ठीक है, इतनी हाइट है इनकी। अच्छा, इनका वैदिक नाम पता होना चाहिए। इनको हिमाचल बोलता है, क्या बोलते थे, हिमांचल। तो हिमांचल मिडिल हिमालयाज, ये जिनको हम लेसर हिमालयाज बोल रहे हैं, उनका नाम है क्या, हिमांचल। ठीक है, तो लेसर इनर ये दोनों कर दिए हमने। इनर का मतलब था हमारा आउटर, मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, इनर का मतलब था हमारा कौन से वाले हिमालयाज, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे हमारे, इसके बाद क्या करना था, मिडिल हिमालयाज़ हमने देख लिया। अच्छा, मिडिल हिमालयाज़ देखना है अभी कि देख लिया, हाँ ये भी देख लिया हमने। अब देखो कुछ हिल स्टेशंस हैं जो मिडिल हिमालयाज़ पे हमें बहुत ज़्यादा मशहूर मिलते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे डलहौसी का नाम सुना होगा आपने, मनाली का, शिमला का, ठीक है, नैनीताल का, मसूरी का, दार्जिलिंग का, ये सारे के सारे हिल स्टेशंस हैं। अच्छा, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट से ईस्ट का मतलब है इस साइड पे हमारा वेस्ट है, अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेस्ट। वेस्ट से अगर आप ईस्ट की तरफ जब जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, मिडिल हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 4 रेंजेस। कौन कौन सी, फॉलोइंग रेंजेस। तो वेस्ट से इधर सबसे पहले पीर पंजाल मिलेगा इस साइड पे, फिर आपको धौलाधर मिलेगा, फिर आपको मसूरी मिलेगी, फिर आपको नागतिबा मिलेगा, फिर आपको महाभारत मिलेगा। ठीक है, ये मैंने इससे भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है उस वीडियो में, ये वाले जो है ना पीक्स वगैरह, ये अच्छे से आपको वहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब देखें कश्मीर वैली की अगर बात करें तो देखो कश्मीर वैली साइड से माउंटेन से है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन से गिरी हुई है। इस साइड पे हमारी जंस्कार रेंज है, बीच में कश्मीर वैली है और नीचे हमारी पीर पंजाल है। पीर पंजाल और जंस्कार रेंज के बीच में कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली की अराउंड जो लेंथ है वो 150 किलोमीटर के अराउंड है और इसकी जो विड्थ है वो 80 किलोमीटर के अराउंड है। अब कौन कौन से पासिस हैं जो मशहूर हैं किस में, हमारे मिडिल हिमालयाज़ में। ठीक है, मिडिल हिमालयाज़ या लेसर हिमालयाज़ जिनको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल हिमालयाज़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, पीर पंजाल पास का आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में है। रोहतंग पास आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये आगे 3 आपके इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम इनर हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों किस में थे, मिडिल हिमालयाज़ में, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो हम वैसे भी रिवाइज ही कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखो इनर हिमालय जिनको हम ग्रेटर हिमालयाज़ बोल रहे हैं, तो उनका वैदिक नेम जो था वो क्या था, हिमाद्री, या और क्या था, बाहिरगिरी भी बोलते थे। बाहिरगिरी और हिमाद्री ये किसका है, इनर हिमालयाज़ का नाम है। ठीक है, तो देखो अगर आपको भूल रहा है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो दोबारा से ऊपर से देखो। सबसे पहले हमने हिमालयाज़ देखे, हमने देखा कि इनके अलग अलग पीरियड में किस किस की क्या क्या फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले हमने आउटर हिमालयाज़ देखे। आउटर हिमालयाज़ में हमने देखा कि कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो आउटर हिमालयाज़ में क्या क्या था, हमारा शिवालिक था जिसको इसका वैदिक नाम था। फिर हम मिडिल हिमालयाज़ पे आ गया आउटर के बाद, मतलब सबसे पहले हमने आउटर वाले बाहर वाले देखे, फिर हम मिडिल वाले देख रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल में हमारी ये पीर पंजाल वो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम जा रहे हैं अब ग्रेटर हिमालयाज़ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखो
हम पहुंच गए थे, मिडिल हिमालयस हो गए, उसके बाद हम इनर हिमालयस जिनको हम ग्रेटर हिमालयस बोल रहे हैं। तो ग्रेटर हिमालयस इसका वैदिक नाम मैंने बताया क्या था, हिमाद्री या बाहिरगिरी बोलते थे। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालयस पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची पहाड़ यहीं पे हैं। इनकी एवरेज हाइट भी 6100 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर के अराउंड एवरेज हाइट है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8.848, तो ये आगे मतलब इतना किलोमीटर, तो 8848 मीटर, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट ये लेकिन है कहाँ पे, नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड यही है। इसको सागरमाथा बोला जाता है नेपाल में, किसको, माउंट एवरेस्ट को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सागरमाथा है। नेपाल में इसको सागरमाथा बोलते हैं और चाइना में इसको चोमोलंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोमोलंगमा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, K2 है। किसके बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद K2, उसकी क्या है 8611। ये इंडिया का हाईएस्ट अगर पूछें तो वो कौन सा है, माउंट K2 है, ठीक है। इसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन अस्टिन, और इसको कागिर भी बोलते हैं, QAGIR, कागिर आए, गॉडविन अस्टिन आए या माउंट K2 आए, मतलब सेम है तीनों का। ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की और सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे दुनिया की, वर्ल्ड की, ठीक है। अब ये POK में है, तो इंडिया का पार्ट ही है POK, हम यही मानते हैं। तो इस वजह से हम मानते हैं कि माउंट K2 जो है, या जिसको गॉडविन अस्टिन बोल रहे हैं या जिसको कागिर बोल रहे हैं, ये भी इसमें काराकोरम रेंज में है और ये इंडिया का पार्ट है। और इंडिया का पार्ट है तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, माउंट K2, ठीक है। उसके बाद माउंट कंचनजंगा, ये कहाँ पे है, ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, याद रखना। माउंट कंचनजंगा, और इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं बहुत सारे बच्चे, मतलब मैंने ऐसा देखा है, ठीक है। तो माउंट K2 के बाद हमने देखा माउंट कंचनजंगा, तो इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। ये तो सिंपल सी बात है कहाँ पे, ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। माउंट कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में, और ऊपर K2 कहाँ पे था, POK में। अदर इंपॉर्टेंट पीक्स जो आपको पता होना चाहिए, एक आगे मकालू, आपने नाम सुना होगा, नेपाल में है, ये 8481। अगर आपने वो वीडियो देखी जो 10 मिनट की थी, तो आपको ये वाला पार्ट सारा स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। 8481 मकालू नेपाल में है। उसके बाद धौलागिरी कहाँ पे है, नेपाल में है। ये मनासालू कहाँ पे है, नेपाल में है। उसके बाद चौकियो कहाँ पे है, नेपाल में। तो ये पहली चार जो उसके बाद हाईएस्ट पीक आती भी हैं, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, देखो 8000 के अराउंड ये सबके जो हाइट है, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी कहाँ पे हैं, नेपाल में है। उसके बाद लद्दाख में आती है, ये पूछ सकते हैं, नंगा पर्वत, ठीक है। तो लद्दाख का है ये भी देखो माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ही छोटा है ये नंगा पर्वत। उसके बाद उत्तराखंड में है कौन सी, कैमट एंड नंदा देवी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैमट पीक कहाँ पे है, नंदा देवी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, वरना आपको मैं डेप्थ में पढ़ाता यहाँ पे। अब आपको याद रखना, ये जो इनर हिमालयाज हैं जिनको हम ग्रेटर हिमालयाज बोल रहे हैं, ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेज आते हैं। देखो हमने ऊपर देखे थे सिर्फ 3-4 पासेज ही थे जो हमारे पास लेसर हिमालयाज में थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनर हिमालयाज में कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले आ गया काराकोरम पास, फिर आ गया बर्जिल पास। ये दोनों के दोनों लद्दाख में आपने बहुत बार सुने होंगे, काराकोरम पास और बर्जिल पास। जम्मू कश्मीर जोजिला पास जो है, ये सारा का सारा किस में आता है, इनर हिमालयाज में। मतलब इनर हिमालयाज मतलब मैंने बताया इसका दूसरा नाम क्या है, शाबाश, सोचो क्या था, ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज में लद्दाख के 2 पासेज आ गए, जम्मू कश्मीर का जोजिला पास आ गया, हिमाचल का आ गया आपका बारालाचा पास और शिपकिला पास, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में इन सब के कोड भी बताए होंगे आपको, कि अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना है, बारालाचा और शिपकिला पास हिमाचल में। उसके बाद उत्तराखंड, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास। कौन कौन सी, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। JKLMN देख लो, ये तीनों के तीनों। लिपुलेख L से है, M आ गया आपका माना पास, N आ गया आपका नीति पास। ये तीनों के तीनों जो LMN है, ये कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ है, उत्तराखंड में। याद कैसे रखोगे, उत्तराखंड के बाद K आ रहा है ना यहाँ पे, तो K के बाद आता है L, फिर आता है M, फिर आता है N। तो उत्तराखंड का K याद रखना और उसके बाद याद रखना LMN इसी में आता है, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, ठीक है। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो एक तो नाथुला पास है, दूसरा जलेबीला पास है, ठीक है। कौन सा है, नाथुला और जलेबीला। ये किस में है, सिक्किम में। तो सिक्किम की जलेबी मशहूर है, ठीक है। तो जो नथु बंदा था वो जलेबियाँ बनाता था, नथुराम जलेबीला। तो सिक्किम का आ गया आपका नथुला और जलेबीला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, कि वो था ना अरुण बम डिफ्यूज़ करो वो वाला, ठीक है। अरुण यंगिंग बम डिफ्यूज़ करो। तो इसमें आ गया एक तो बॉम्बडीला, मतलब बम डिफ्यूज़ करो, तो बॉम्बडीला अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुण का हमने बोल रहे थे कि ये कोड था एक किस्म का, मतलब मैंने वो बनाया था कि अरुण बम डिफ्यूज़ करो, ठीक है। ऐसे ही था कुछ, मुझे अभी भूल गया, ठीक है। तो एक तो आ गया आपका कौन सा, बॉम्बडीला, बोम आ गया। उसके बाद यंग यप पास, कौन सा, ये यंग यप पास, ठीक है। और ये आ गया आपका पंगसद पास, कौन सा, PANGSAD,
ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के आपको ये 3 याद रखने हैं। बाकी सिक्किम पे उत्तराखंड का तो आसान से बता दिया। हिमाचल के आपको याद रखेंगे, एक बारालाचा एक छिपकली है, ठीक है, क्योंकि इसका वो कोड था कि हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है। तो हिमाचल का जैसे भी आएगा तो बड़ी का मतलब आ गया बारालाचा, ठीक है, बड़ी छिपकली मतलब छिपकेला पास, ठीक है। तो बड़ी छिपकली मतलब बारालाचा पास और छिपकेला पास, ये 2 याद रख लेना। हो गया ख़त्म हमारे ये। और उसके बाद बात करते हैं हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है, उस साइड वाली आपको पता है, जैसे ये इंडिया अगर मान लो, ठीक है, ये इंडिया है, तो ये वाली आ गई हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे मतलब हिल्स के नाम सुने होने चाहिए कम से कम, अगर बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पता कम से कम नाम पता होना चाहिए। डाफला हिल वहीं पे है, मिशमी हिल वहीं पे है, मिरी हिल वहीं पे है, अबूर हिल वहीं पे है और पटकाई हिल वहीं पे है, ठीक है। पटकाई, अबूर, मिरी, मिशमी और डाफला। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो नागा हिल्स हैं, असम में मिकिर हिल्स हैं, मिज़ोरम में मिज़ो और लुशाई हिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेघालय की बात करें, गारो, खासी, जंतिया हिल्स हैं, ये तो आपको पता होगा मेघालय के हैं ये, ठीक है। तो इनकी हाईएस्ट पीक मैंने उस वीडियो में बता रखी, यहाँ पे मैंने पीक्स वगैरह नहीं डिस्कस किए हैं, मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको इनके नाम थोड़े बहुत पता हों। अगर आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं पढ़ी हुई और आपने मतलब बहुत सारी मतलब आपने जो आपने अपना पढ़ रखा है अभी तक, आप प्लीज़ उसी को रिवाइज़ करना। अगर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ नई लग रही है ना कि ये क्या नई चीज़ें बता रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ आए या ना आए, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करके जाओगे तो कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ट्रांस हिमालयाज़ की बात करें तो ट्रांस हिमालयाज़ में देखो, एक तो आगे हमारे हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़। तो अब अच्छा मैं बताता हूँ ट्रांस हिमालयाज़ है क्या। दिस रीजन लाइज मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज़ इन लद्दाख। तो देखो ये हमारा अगर क्या बोलते हैं हम हिमालयाज़ है ना, तो हिमालयाज़ के वेस्टर्न साइड पे कौन से पड़ रहे हैं, ट्रांस हिमालयाज़। अब इसकी रेंजेस कौन कौन सी है ट्रांस हिमालयाज़ में, काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये इस सीक्वेंस में ऐसे ही आते हैं, KLM करके, KL और M के बाद Z है ना यहाँ पे, तो Z मतलब सीक्वेंस मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो काराकोरम पहले आएगी, लद्दाख आएगी, फिर ज़ंस्कार आएगी, ठीक है। अच्छा, इट इंक्लूड्स लॉफ्टी पीक्स एंड बिग ग्लेशियर्स। हमें पता है यहाँ के ग्लेशियर्स कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, बल्तारो का सुना होगा, बायफो का सुना होगा और हिस्पर का सुना होगा। तो ये सारे ग्लेशियर्स जो हैं यहीं पे हैं, कौन से, ट्रांस हिमालयाज़ में, ठीक है। दीज रेंजेस हैव बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़, क्योंककि मतलब हिमालयाज़ तो तब बने हैं जब इंडिया का जो लैंड था, जो ऑस्ट्रेलिया से टूट के ऊपर आके यहाँ पे यूरेशिया के साथ टच हुआ था, मतलब कोलाइड हुआ था, कोलिजन हुआ था, तो उस टाइम पे हिमालयाज़ बने थे। तो उससे पहले ही ट्रांस हिमालयाज़ थे वहाँ पे, ठीक है। तो दीज रेंजेस हैव बीन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो कौन कौन सी, काराकोरम, ठीक है। तो इसके हाईएस्ट पीक माउंट केपू आपको पता है, लद्दाख की रकाश पोशी है, ज़ंस्कार की मैंने उसमें बताई हुई, अभी मैं भूल गया हूँ। अच्छा, उसके बाद रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज़ की बात करें, सबसे पहले देखो हमने हिमालयाज़ को ही रेंज के हिसाब से भी डिवाइड कर रखा है। जैसे पंजाब हिमालयाज़ को हम कहाँ कहाँ पे, मतलब हम बता रहे हैं कि कौन कौन से रिवर्स के बीच में पंजाब हिमालयाज़ आ रहे हैं। इस साइड से इंदस और उस साइड से सतलुज, सतलुज और इंदस के बीच में पंजाब हिमालयाज़ हमने रेंज डिफाइन कर दी। इसकी लेंथ है अराउंड 560 किलोमीटर। फिर आता है हमारा कुमाऊं हिमालयाज़, जो सतलुज और काली के बीच में है, ये रिवर्स हैं, ठीक है। सतलुज और कावेरी, सतलुज इधर से इधर आ गई, ये काली आ गई, इंदस, काली, फिर उसके बाद ये काली इधर आ गई तो तीस्ता, तीस्ता इधर आ गई तो दिहांग, ठीक है। तो इनके बीच का हमने बता रखा है, जैसे नेपाल के हिमालयाज़, असम हिमालयाज़, कमोन हिमालयाज़ और पंजाब हिमालयाज़। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मतलब जो SSC वगैरह है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आ जाते थे। अब देखो पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, अगर पेनिनसुलर प्लेटू ये हमारा सेकंड टॉपिक है। अब पेनिनसुलर प्लेटू में इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट गोंडवाना लैंड, ये तो आपको पता होगा। तो ये पुराना जितना भी था ना, जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया से टूट के इंडिया जब ऊपर आया था, तो उस टाइम का जो पार्ट था पेनिनसुलर प्लेटू, ये उसी टाइम का एंशिएंट गोंडवाना लैंड ये, ठीक है। अब देखो इसकी एवरेज हाइट हमारे पास कितनी है, 600 से लेके 900 मीटर के बीच में, तो मतलब 1 किलोमीटर ऊंचे भी नहीं है ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप के हैं। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कहाँ पे हैं पेनिनसुलर प्लेटू। अब देखो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये देखो बिल्कुल ट्रायंगल की तरह, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पेनिनसुलर प्लेटू है। क्या है ये, पेनिनसुलर प्लेटू। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि पेनिनसुलर प्लेटू में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ इसमें हमारे पास
पेनिनसुलर प्लेटो में कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आते हैं, जैसे अरावली रेंज, ये मैंने उस वीडियो में कवर करवा रखी हैं, तो ये बहुत लेंथ इसकी बढ़ रही है, 24 मिनट हो गए हैं अभी तक। अरावली रेंज में आपको याद रखना है ये कितनी लेंथ है इसकी, 700 किलोमीटर लॉन्ग है। कौन? अरावली रेंज, बहुत लंबी है, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड इज़ नोन एज रेलिक माउंटेन। तो क्वेश्चन आ सकता है रेलिक माउंटेन किसको कहा जाता है? अरावली रेंज को ही कहा जाता है, ठीक है। और इसी को म्यूजियम ऑफ द मिनरल्स भी कहा जाता है, क्योंकि सारे क्रिटिकल मिनरल्स हमें यहीं से मिलते हैं जनरली। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये पूरा का पूरा फैली रहती है। तो अब अरावली हिल्स यहाँ पे कहाँ पे है? ये मुझे मैप ऊपर से उठा के नीचे ले आना चाहिए, वरना ऊपर नीचे करते रहेंगे हम। तो ये गुजरात से लेके कहाँ तक जाती है? हमारी दिल्ली तक, ठीक है। दिल्ली किधर गया हमारा, सॉरी, ठीक है। ये ऐसे करके हम देखो इसका लेंथ कितना बताया मैंने आपको, अरावली रेंज का लेंथ कितना है? शाबाश, किधर गए? यही पढ़ रहे थे हम क्या? अरावली, हाँ, 700 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन, क्योंकि अभी इरोजन हो रहा है इसका, इरोजन कहने का, तभी इसकी हाइट काफ़ी अब कम हो गई हुई है। अगर इसकी एवरेज हाइट भी आप देखोगे तो 1 किलोमीटर से भी कम है। तो गुजरात से दिल्ली तक है, ठीक है। अच्छा, और ये जहाँ ख़त्म कहाँ पे होती है अरावली, मतलब जैसे यहाँ से आ रही है दिल्ली में, जैसे जहाँ पे पहुँचती है उसकी बता रहा हूँ। तो रेसाना हिल्स बोलते हैं उसको, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक। अब देखो गिर माउंटेन्स का नाम सुना होगा आपने, ये कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। तो ये काठियावाड़ रीजन है, वहाँ पे लोकेटेड है गिर माउंटेन्स। अब गिर माउंटेन किस लिए मशहूर है? एशियाटिक लाइन की वजह से मशहूर है, ठीक है। उनको गिर लाइन्स भी बोलते हैं। अब वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब ये है कहाँ पे? अगर आप देखोगे नीचे जो हमारा कैप ऑफ कन्या, ये है ना कन्याकुमारी, नीचे कन्याकुमारी, वहाँ से लेकर ऊपर तपी की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस साइड पे हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो माउंट ऑफ तपी रिवर्स यहाँ से लेके नीचे तक पूरा का पूरा, अभी इसमें ये डिवाइड है बहुत सारे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ का डिवाइड है। तो टोटल 1600 किलोमीटर के अराउंड इसकी लेंथ है। एवरेज हाइट इसकी 1200 मीटर के अराउंड है, मतलब ज़्यादा ऊंचे भी नहीं है, लेकिन 1.2 किलोमीटर के अराउंड इनकी एवरेज हाइट है। अब हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीज़ करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कहने का मतलब जब आप यहाँ से गुजरात से बात कर रहे हैं ना नीचे आने की, माउंट ऑफ द रिवर तपी, ठीक है, तो तपी से नीचे जब आना स्टार्ट करोगे तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये पहाड़ी मान लो वेस्टर्न घाट्स की हैं। तो वेस्टर्न घाट जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट इंक्रीज़ होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। तो ईस्टर्न घाट का बिल्कुल उल्टा है कि जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ईस्टर्न घाट इस साइड पे ना हमारी, तो इधर से इधर जाते हुए उनकी हाइट बढ़ने के बजाय कम होती है, ठीक है, ऐसा याद रखना। अच्छा, उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉन्टीन्यूस है। वेस्टर्न घाट अगर देखोगे ना तो कॉन्टीन्यूस इन नेचर है, कहने का मतलब बीच में गैप उतने ज़्यादा नहीं है, तभी इधर हमारे रिवर भी नहीं बहते हैं, सारे रिवर इधर से घाट से ही निकल के इधर आते हैं हमारी ईस्टर्न वाली साइड पे, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड पे कम जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे तो मुझे थोड़ा जल्दी करवाना है, वरना मैं आपको अच्छे से समझाता है ये क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट्स, ये तो हमें पता है, ईस्टर्न घाट्स बीच बीच में टूटे हुए हैं। अच्छा, वेस्टर्न घाट पे कौन कौन से हिल इंपॉर्टेंट है? नीलगिरी हिल्स का नाम आपने सुना होगा। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे टूटने के बाद ये नीचे यहाँ पे आता है, तो ये आ गया हमारे नीलगिरी हिल्स। अगर ये इंडिया है पूरा तो इंडिया में ये आ गए हमारे वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट के बाद नीलगिरी हिल्स आता है, फिर ऐसे करके जाता है। और यहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं वो बताता हूँ। पहले आगे नीलगिरी हिल्स। तो सबसे पहले आपको याद रखना नीलगिरी हिल्स क्या हैं? ब्लैक माउंटेन्स हैं, इनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु, मतलब ये है कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु रीजन में पड़ता है। हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? डोडा बेटा है। उसका हाइट पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी याद रखें कि 2.5 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। फेमस टूरिस्ट प्लेस यहीं पे है, कौन सी? ऊटी का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद दूसरा उसी के नीलगिरी के साथ आता है अन्नामलाई हिल्स। तो अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे है? लोकेटेड साउथ टू द नीलगिरी हिल्स, इसी के साउथ में। अब जैसे मैंने बताया ना, ये अगर इंडिया है तो यहाँ से ये वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं यहाँ तक, उसके बाद ये नीलगिरी हिल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या है? हमारा अन्नामलाई हिल्स हैं, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अन्नामुड़ी है। अब वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अगर आपसे कोई पूछे तो वो अन्नामुड़ी ही है, क्योंकि अन्नामुड़ी किसकी? अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है। तो वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची पीक यही है, देख लो 2698 है, इसका था 2637 जो डोडा बेटा था। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? अन्नाईमुड़ी, ठीक है। तो उसके बाद वेस्टर्न घाट हो गया हमारा हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी। उसके बाद साउथ इंडिया की अगर ओवरऑल पूछेंगे तब भी आपको कौन क्या ही आएगा? अन्नाईमुड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कार्डामन हिल्स। ये कहाँ पे हैं? साउदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। तो सबसे साउथ पे जो पड़ते हैं उसी के नीचे, कहने का मतलब ये अगर इंडिया था, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स थे, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स थे, यहाँ पे हमारा अन्नामलाई हिल्स था। उसके बाद बिल्कुल साउथ में कौन से पड़ते हैं? हमारे कार्डामन हिल्स। तो कार्डामन हिल्स में साउथ मोस्ट पर ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे एक गैप है जो बहुत आपने नाम सुना होगा, शनकोटा गैप। तो शनकोटा गैप जो है वो कहाँ पे है?
यहीं पे है, कहाँ पे, कार्डामन हिल्स पे, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, तो ये घाट्स एक्चुअली हैं क्या, ये देखो, ये अगर इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे जो आगे, ये आगे हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो वेस्ट पे जो माउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, और ये आगे हमारे ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट ऐसे टूटे टूटे हुए हैं, ये पूरा मतलब कंटिन्यूस नहीं है। तो ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न घाट्स में सबसे पहले तो आपको देखना है ये कौन कौन सी कोस्ट पे पड़ते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि हुआ क्या है ये अभी तक। मैं कोशिश में हूँ कि जितना जल्दी कवर करूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मुश्किल हो जाए। तो यहाँ से वेस्टर्न घाट स्टार्ट होते हैं, तो ये आ गया आपके वेस्टर्न घाट, इसकी साइड पे कोस्ट से, ठीक है, ये कोस्टल एरिया हमारा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट हैं ऐसे, यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे टूटती हैं, यहाँ पे हमारी आगे नीलगिरी हिल्स, फिर अन्नामलाई हिल्स, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ गई। इस साइड पे क्या है हमारी, देखो इस साइड पे अगर आप देखोगे ना, ये जो कोस्टल एरिया है इस साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, वो देखो बिल्कुल कम है। देखो अभी बताता हूँ, ये देखो बिल्कुल कम है ना इस साइड पे। इस साइड पे जो कोस्टल एरिया है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो मतलब ज़्यादा है कोस्टल एरिया, लेकिन यहाँ पे पहाड़ छोटे हैं। रीज़न क्या है, यहाँ से जितनी भी रिवर्स जाती हैं, जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो सारी की सारी वेस्टर्न घाट से इधर इसकी तरफ, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। हमारे पास सिर्फ 2-3 रिवर्स हैं जो हमारी ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं आपको पता होगा, एक तपी है, एक नर्मदा है। अब यहाँ पे जब इधर आ रही हैं, तो अब ये डेल्टा बनाएंगे कि एस्चुरीज बनाएंगे, खुद सोच के देखो। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे ना, तो हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से पास होती है हमारी, मतलब जहाँ पे क्या आती है हमारी ईस्टर्न घाट्स आती हैं। एक मिनट, ऐसा टाइम ही वेस्ट होगा, इतना डेप्थ में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो हिल्स ऑन द ईस्टर्न घाट्स में हमने क्या क्या देखा, अच्छा ये नहीं देखी हमने अभी। तो ईस्टर्न घाट्स मैंने बता दिया, लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये तीन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा पे। तो इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर के अराउंड, उनकी मैंने बताई आपको, वो अराउंड 1 किलोमीटर से ऊंची थे वेस्टर्न घाट्स। तो ये 600 मीटर, तो ये ऊंचे कम है, वो वाले ऊंचे ज़्यादा थे, वो कंटिन्यूस थे, ये डिसकंटिन्यूस हैं। इनके इस साइड पे जो कोस्ट थी वो छोटी छोटी कोस्ट है, मतलब ज़्यादा विड्थ नहीं है उनकी। यहाँ पे जो कोस्ट है उनकी विड्थ ज़्यादा है, जो मतलब समुद्र के साथ जो कोस्ट लगती है ना, कोस्टल एरिया पूरा का पूरा। अब वो नीचे पढ़ेंगे हम कोस्ट कौन कौन सी है। तो हिल्स ऑन द ईस्टर्न घाट्स मैंने बताया आपको, पहला कौन कौन सा है, स्टैनले शिवराय हिल्स, ठीक है, शिवराय हिल्स। कौन कौन सी, स्टैनले शिवराय हिल्स हैं, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये ईस्टर्न घाट्स की हिल्स बता रहा हूँ आपको, उनके नाम। उसके बाद जावादी हिल्स हैं, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद हमारी पलकोडा रेंज है, या भी आंध्र प्रदेश में है। तो पलकोडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। जावेदी हिल्स कहाँ पे, तमिलनाडु में है, और ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु। ये दोनों तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फेमस त्रिपुरी टेम्पल यहीं पे है, कहाँ पे, पलकोडा रेंज में ही है। अच्छा ये कौन से है, नलामला हिल्स। नलामला हिल्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ हिल्स थे, मुझे लगता नहीं ये आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, पता नहीं पेपर का लेवल क्या आएगा। उसके बाद आ गया आपका विंध्या रेंज, ठीक है। तो विंध्या रेंज ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, विंध्या माउंटेन सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन्स से, पता होना चाहिए। ये हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड रीजन, कौन सा, यूपी का। तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश और यूपी में पड़ते हैं कौन से, हमारे विंध्या रेंज, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू के साउथ में पड़ते हैं कौन से, विंध्या रेंज। उसके बाद सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, ठीक है। तो बोल सकते हो क्योंकि विंध्या रेंज ऐसे बीच में, तो नीचे पूरा का पूरा साउथ इंडिया और ऊपर हमारा नॉर्थ इंडिया है। तो विंध्या रेंज आ गई बीच में, जो मध्य प्रदेश, क्योंकि सेंटर में है मध्य प्रदेश हमारा, मध्य प्रदेश और यूपी तक जाती हैं ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद और कि इसकी एवरेज हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 700 से लेके 1200 मीटर तक है। सतपुरा रेंज जो है ये भी ब्लॉक माउंटेन है, ये क्या था, ब्लॉक माउंटेन है। विंध्य ऐसे पता होना चाहिए कौन सा माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, कौन सा ब्लॉक है। तो ब्लॉक माउंटेन लाइज इन द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, हैव रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड टपी ऑन इट्स आइदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये महाराष्ट्र में और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, सतपुरा रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैलीज भी बनती हैं किसकी वजह से, नर्मदा और तापी। तो मैंने अभी बताया था कि ये कौन सी, सतपुरा रेंज की वजह से ही है कि 2 रिवर्स जो हैं वो हमारी इस साइड पे जाती हैं, किस में, अरेबियन सी में, मतलब वो वेस्ट वार्ड फ्लो करती हैं। कौन कौन सी, तपी और नर्मदा। तो सतपुरा रेंज भी उसका एक रीज़न है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है हमारा, आपको याद होना चाहिए, रिफ्ट वैलीज बनती हैं, ठीक है। रिफ्ट वैलीज नर्मदा एंड तापी ऑन इट्स आइदर साइड, इट इज पैरेलल टू द विंध्या रेंज, और विंध्या रेंज के पैरेलल में है बिल्कुल सतपुरा। हाईएस्ट पीक अगर इसकी देखोगे तो कौन सी है, धूपगढ़ है, ठीक है, जिसको हम सनसेट पॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद अजंता और सतमला, ठीक है। ये हम हिल्स पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स, ठीक है। आपको पता होगा मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने बताया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देखने लगे हैं, इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने लगे हैं। अरावली रेंज देखी हमने, उसके बाद हमने गिर माउंटेन देखे, वेस्टर्न घाट देखे, उसके बाद हमने ईस्टर्न घाट्स देखे, उसके बाद हमने क्या देखा है, विंध्या रेंज देखी, उसके बाद हमने सतपुरा रेंज देखी है।
अच्छा, उसके बाद आगे आपके अजंता और सतमाला हिल्स, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में है। महादेव हिल्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। महादेव से याद रहेगा मध्य प्रदेश। अजंता और सतमाला ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हरिश्चंद्र जो हिल्स हैं वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। उसके बाद बालाघाट हिल्स कहाँ पे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन तीनों में पड़ते हैं कौन से? बालाघाट हिल्स। राजमहल हिल्स कहाँ पे? झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं अब हम, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है राजमहल हिल्स की? वो है पारसनाथ, ठीक है, और ये है कहाँ पे? झारखंड में है, तो इसलिए मैंने ऐसे ये बताया है। इंपॉर्टेंट पास इन द साउथ इंडिया, तो अब देखो साउथ इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पास हैं? थालघाट है, बोरघाट है, पालघाट है और शेनकोटा है, ठीक है। अब इसको याद रखने का भी एक तरीका है, जैसे मैंने कैसे याद रखा था इसको, अभी मैं बोल रहा हूँ। देखो पहला आगे इंपॉर्टेंट पासेस कैसे कैसे याद रखो। एक तो थालघाट है, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। बोरघाट भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ये दो केरला में है, ठीक है। तो थाल और बोरघाट कहाँ पे हैं? यहाँ पे। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, ये आ गया आपका मुंबई, ये आ गया आपका नासिक, मतलब MN, ठीक है, MN। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया थालघाट कहाँ पे है, तो आप आराम से बता दोगे, बोरघाट भी बता दोगे, महाराष्ट्र में ये दोनों। ये पालघाट और शेनकोटा केरला में है। अब हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए हमने क्या क्या, कौन कौन सी हाईवे यहाँ पे, जैसे मुंबई से नासिक जो जाती है वो थालघाट के थ्रू जाती है, मुंबई पुणे, और ये आ गया हमारा कौन सा है? पलखट और कम्बटूर, और उसके बाद आ गया कोलम और मदुराई। तो ये आ गया आपके, ये थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए पास लोकेशन, उनकी कनेक्टिविटी कैसे चलती है, क्या है। अब देखो कुछ प्लेन्स की बात करते हैं। अब देखो प्लेन्स किस वजह से बनेंगे, सोचो। प्लेन्स इस वजह से बनेंगे, जैसे मान लो जो भी रिवर्स है ना, रिवर्स अपने साथ अलुवियल साइल वगैरह लेके आती हैं पीछे से, जितना भी डिपोजिशन लाती हैं, और वो एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, तो वहाँ पे प्लेन्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो इंदस गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी बोला जाता है ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का, मतलब जितने भी इंडिया में जो प्लेन बने हैं वो जनरली इन रिवर्स की वजह से बने हैं, इंदस की वजह से, गंगा की वजह से और ब्रह्मपुत्रा की वजह से, ठीक है। यही है ना हमारी मेन बड़ी रिवर्स, ठीक है, तो इन तीनों की वजह से बने हैं। अब देखो अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ग्रेट प्लेन्स हैं ना, जितने भी इंडिया में जो हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा ये जो इन तीनों की वजह से बना है। इस साइड से इंदस आ गई, इधर से गंगा आ गई और इधर से ब्रह्मपुत्र आई। इनकी वजह से जो भी प्लेन्स बने हैं, अगर आप देखोगे उनकी जो लेंथ है अराउंड 3200 किलोमीटर है, और उनकी विड्थ जो है, जो इन प्लेन्स की मतलब इन रिवर्स की वजह से जो प्लेन बने उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये आगे हमारे कितने 150 से 300 किलोमीटर के अराउंड इनकी विड्थ है, ठीक है। और सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे एलुवियल साइल है, वो ठीक ठाक फर्टाइल साइल है। अब देखो कुछ करेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर ये जो हमारे पास बनी तीन रिवर्स की वजह से, यहाँ से इंदस आई, यहाँ से गंगा आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से इंदस आई, ऊपर से इंदस है, यहाँ से हमारे पास गंगा है, यहाँ से हमारे पास ब्रह्मपुत्र है, तो इनकी वजह से हमारे पास बीच में प्लेन्स बने। तो हमने कुछ करेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर इन प्लेन्स को डिवाइड किया है, ठीक है। और कुछ करेक्टरिस्टिक्स को, कुछ लैंड फीचर्स की वजह से हम इन प्लेन को डिवाइड किया है किन पार्ट्स में। जैसे हम बोलते हैं सबसे पहले भाबर रीजन, आपने नाम सुना होगा, तो ये 8 से 16 किलोमीटर अराउंड वाइड होता है हमारे पास, ठीक है, भाबर रीजन। अब ये भाबर रीजन असल में है क्या? अब ये है कहाँ पे? आप देखो रिवर्स जहाँ से निकल रही है तो वहाँ से स्टार्ट होगा शुरू में, जब वो डिपोजिशन लेके आएंगी ऊपर से, ठीक है। तो जहाँ से ऊपर से रिवर्स आ रही हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये हिल है, यहाँ से रिवर आ रही हैं, उसके बाद वो आस्ता आस्ता डिपोजिशन लेके आएंगी, फिर वो लास्ट तक यहाँ तक जाती है। तो इसी रीजन को, ये जो प्लेन पूरा का पूरा बनता है ना, ये रिवर्स की वजह से ही बनता है। इस पूरे प्लेन को ही हमने अलग अलग करेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर अलग अलग नाम से इनके रीजन्स को डिवाइड किया। तो सबसे पहले भाबर रीजन सुन लो। इट लाइज अलॉन्ग द फुट हिल ऑफ द हिमालय, तो जो ही हिमालयस के फुट हिल्स हैं नीचे, ठीक है। तो फुट हिल्स मतलब, फुट हिल्स का मतलब हो गया हिल के फुट्स, मतलब जहाँ हिल से आने के बाद जो नीचे की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास पुंछ जो है वो पीर पंजाल के फुट हिल पे है, तो सेम ऐसे ही मतलब जो हमारे पास नीचे जो प्लेन्स बनते हैं इन रिवर्स की वजह से ही, क्योंकि रिवर्स ऊपर से अपने साथ डिपोजिशन मटेरियल लेके आएंगी। तो सबसे पहले तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस के बीच में, जैसे अब देखोगे इंदस और तीस्ता रिवर, इंदस रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है वो जनरली भाबर रीजन ही देखा जाता है। 8 से 16 किलोमीटर वाइड होगा ये। इट कंटेन्स, ये होता क्या है इसमें, पत्थर ही होंगे ज़्यादातर और पेबल्स वगैरह, ठीक है, मतलब वही पथराड़ ही सारा का सारा ऊपर से नीचे आता है। अब यहाँ पे स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम डिसअपीयर अंडरग्राउंड ऑन रीचिंग दिस रीजन। अब देखो जैसे ही वो बाबर रीजन में आती है ना, तो बाबर में हमारे पास पत्थर ही ज़्यादातर होते हैं। तो होगा क्या कि वो जो रिवर होगी ना वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी, हमें दिखेगी ही नहीं, वो नीचे आके बाहर निकलती है सामने, यहाँ से हमें बिल्कुल डिसअपीयर ही हो जाती है। यहाँ पे ये हमारे पत्थर वगैरह होते हैं तो बाबर रीजन में, ठीक है। तो तराई रीजन में वो सामने निकलती है। फिर 15 से 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट है ये। अब ये साउथ ऑफ द बांद्रा, मतलब जैसे ये यहाँ पे है ना, अगर हमारा कौन सा था यहाँ पे ऊपर, सबसे पहले हमारा भाबर रीजन था, तो भाबर रीजन था हमारा ये वाला,
उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है तराई रीजन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके साउथ में है ये, बिल्कुल तो साउथ में ही है, साउथ होता है बाबर रीजन, तो बाबर के साउथ में कौन सा आ गया, तराई रीजन। और ये सारा का सारा मार्शी ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपका पाँव फंस जाएगा बीच में, दलदल टाइप। जोन ऑफ द एक्सेसिव डैम्पनेस, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डैम्पनेस यहीं पे आके होती है, जितनी भी डिपोजिशन की आ रही है ना, तो मतलब जितनी भी डिपोजिशन ऊपर से ला रहा है वो अलुवियल साइल वगैरह जो भी साइल आ रही है ऊपर से, उसका एक्सेसिव डैम्पिंग यहीं पे होती है तराई रीजन में, ठीक है। थिक ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, और यहाँ पे उसी वजह से क्योंकि इनको मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन अच्छी होगी तो वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह अच्छे होंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि दलदल में होती ही ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। उसके बाद स्पीड ऑफ द रिवर स्लो हो जाएगी, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर से तो जब आया तो वो पथराट के नीचे से आ रहा था, लेकिन नीचे आ गया, आप जैसे ही मार्शी लैंड होगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी रिवर की। डिसअपियर रिवर अगेन अपीयर, मैंने अभी बताया कि यहीं पे आगे वो अपीयर होता है तराई में, तो तराई में वापस आके बाहर निकलता है, तो टी से याद रख सकते हो, देखो बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है, नीचे से बाहर निकल रहा है तो तराई, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे हमारा था बाबर रीजन, ठीक है, जिसमें ये पत्थर थे हमारे पास, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर, तो 20 से पत्थर बन गए दो, ठीक है। अब देखो तराई रीजन आगे, उसके बाद इसमें क्या याद रखना है आपको, आगे से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीड रिवर देख ली, डिसअपियर। उसके बाद फ्लड प्रोन रीजन होगा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आप देखो मार्शी लैंड है पूरा का पूरा। अब जब भी ऊपर से आप जैसे मान लो बारिश ज़्यादा होंगी या फिर ज़्यादा अगर मेल्टिंग होगी आइस की, तो स्नो की, तो वो सारा का सारा हमारा क्या आएगा, वो नीचे फ्लड्स की मतलब शेप में आएगा और सारा का सारा फ्लड प्रोन रीजन हो जाएगा। जैसे आपने कश्मीर वैली देखी होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन रीजन, ये रीज़न भी है इसका तराई रीजन की वजह से। अब देखो, अब राइस कल्टीवेशन के लिए ये बहुत फेमस होगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एरियाज़ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इसकी वजह से मशहूर है, सीतापुर, रामपुर, ये मैंने इंडिया के सबसे मशहूर वाले रीजन्स लिख दिए हैं। उसके बाद भांगर रीजन की बात करें, इट इज़ द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन, तो प्लेन का जो हायर पार्ट होगा उसे भांगर रीजन बोला जाता है, ठीक है। भांगर रीजन कौन सा हुआ, जो प्लेन का हायर पार्ट होगा। अब देखो फ्लड वाटर वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, कहने का मतलब जब भी प्लेन बनेंगे तो प्लेन बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि पूरा का पूरा प्लेन होगा, ये वाला एरिया थोड़ा सा प्लेन होगा, फिर नीचे वाला प्लेन होगा, फिर ऐसे करके होता है, तो ये थोड़ा सा ऊंचा पार्ट होगा ये वाला, ठीक है। और ये होगा जो फ्लड प्रोन रीजन है, ठीक है। अब ये पहले यहाँ पे रिवर चलता होगा, अब रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट किया और वो पहला वाला जो मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होता रहा, उस वजह से ये प्लेन ऊंचा हो गया और यहाँ पे अब रिवर जा रहा तो यहाँ पे ये कम हो गया है, तो ऐसे मान के चलो। अब देखो फ्लड वाटर कैन नॉट रीच देयर मेकअप ऑफ द, क्योंकि ओल्ड अलुवियल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले वहाँ पे अलुवियल साइल जो लेके आया था ना रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया होगा, वहाँ से डायरेक्शन चेंज की, तो वहाँ पे अपर प्लेन्स मान के नीचे लोअर प्लेन्स हैं। अब वहाँ पे पेबल्स भी होंगे, कोर्सर सेडिमेंट्स भी होंगे। अब ये फर्टाइल भी उतना ज़्यादा नहीं रहा होगा क्योंकि अब रिवर इधर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया है। ये वाला रीजन हमारा बहुत फर्टाइल था, कौन सा, तराई रीजन, इसलिए वहाँ पे हम राइस की कल्टीवेशन वगैरह भी कर रहे थे। भांगर रीजन उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या बच गया, कंटेन्स पेबल्स एंड, ये हो गया लेस फर्टाइल, इसको हम लोकली इसको भूर भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर देखोगे गंगा और यमुना जहाँ पे आके मिलते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स बनते हैं गंगा यमुना दुआब पे, तो वहाँ पे उसको नाम है भूर, ठीक है। तो वो है भागर रीजन है, वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ऊंचा वाला एरिया मिलता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ गया हमारा खादर रीजन। तो खादर रीजन कौन सा होता है, ये न्यू अलुवियल साइल मिलेगी, मतलब नई वाली जो अभी आ रही है ना वो, बिकॉज फ्लड ड्रिंक्स यहाँ पे असल में क्या होता है कि हर साल जो भी फ्लड आएंगे वो जितनी भी ऊपर से जैसे हम मली बोलते हैं, वो पूरा का पूरा जो मटेरियल लेके आते हैं, ठीक है, वो जो मिट्टी अलुवियल साइल लेके आते हैं वो खादर रीजन में। तो खादर रीजन में क्या होता है कि वहाँ पे नई अलुवियल साइल हर साल आके डिपोजिट होती है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा फर्टाइल रीजन होगा, ठीक है, मेनली फाउंड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स। तो हमें ये जनरली ये वाला रीजन कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे अगर ये रिवर्स हैं तो रिवर के बैंक के ऊपर जो साइड वाला एरिया होगा, जो प्लेन जहाँ पे लोग घर भी बनाते हैं, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी होती है, जहाँ पे कुछ भी उगाया जा सकता है, क्योंकि पहले कोर्स ऑफ एक्शन यहीं पे था। और जब भी फ्लड आता है तो फ्लड ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रहेगा, वो थोड़ा सा इधर आता है तो वो अपनी डिपोजिशन यहाँ पे छोड़ के जाता है, उस वजह से ये फर्टाइल होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, हमारा खादर रीजन है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हमारा पांचवा आ गया डेल्टाइक प्लेन। तो डेल्टा कब बनते हैं आपको पता होगा, जैसे आप देखो अलुवियल साइल ऊपर से संबंध इसके दरिया के साथ आ रही है, रिवर के बीच में, मतलब रिवर के थ्रू आ रही है। अब रिवर डेल्टा जो हैं वही बनाते हैं हमारे डेल्टाइक प्लेन्स को भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होंगे, जूट राइस कल्टीवेशन यहीं पे होगी। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र आके नीचे डेल्टा बनाते हैं, ये बनाते कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे आए ना, उसके बाद ये टूट जाएंगे, जैसे आप जाने लगेंगे ना नीचे समंदर में, तो अपने डिपोजिशन सारा का सारा यहाँ पे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे डेल्टाज बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं डेल्टाइक प्लेन्स। उसके बाद कोस्टल प्लेन मैंने अभी आपको बताया, जैसे इस साइड पे हमारा वेस्टर्न घाट है, इस साइड पे हमारा ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का इस साइड पे जो है ना, इसे हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन। इस साइड भी कोस्टल प्लेन है, इस साइड वाला कोस्टल प्लेन थोड़ा सा नैरो है, इस साइड वाला थोड़ा सा वाइड है, ये हमें पता है। तो टू द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, तो अगर पेनिनसुलर प्लेटू मैंने अभी बताया था आपको ट्रायंगल शेप का, पेनिनसुलर प्लेटू की अगर आप ईस्ट पे और वेस्ट पे देखोगे, हमें दो नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द प्लेन लैंड मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देखो ये बनती किस वजह से हैं, एक तो इरोजन की वजह से,
इरोजन किसका हो रहा है, आप खुद सोचो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का इरोजन हो रहा है, तो उनके इरोजन की वजह से डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ वो किस वजह से होंगे, क्योंकि इस साइड पे भी सी है, इस साइड पे भी सी है, यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है, यहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल की जब हाई टाइड्स आती होंगी तो वो वहाँ का मटेरियल भी वहाँ से आके उस वजह से भी क्या होता होगा, डिपोजिशन तो होता होगा। तो अब सी वेव्स की वजह से जो डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का, तो उस वजह से, ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं हमारी सारी की सारी, ठीक है, तो ये प्लेन्स क्यों बन रहे हैं, एक तो पेनिनसुलर रिवर्स की वजह से बन रहे हैं, दूसरा समुद्र की वजह से बन रहे हैं। समुद्र क्या कर रहा है, इरोजन कर रहा है, ये हमारी रिवर्स क्या कर रही हैं, डिपोजिशन एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के हमारी क्या बनाती हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनाती हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनाती हैं। तो दो टाइप के प्लेन्स। तो पहला हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो अगर ये इंडिया था, इस टाइम पर ये वेस्टर्न घाट था, तो इस साइड पर ये हमारे आगे कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इस साइड पर, ठीक है। तो ये देखो मैंने वाइड बताया कितना है, ये 10 से 15 किलोमीटर है, याद रखना ये सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर है, इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। अब देखो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से नैरो, मैंने बताया यहाँ पे नैरो है, तो जो मैंने आपको बता दिया वही चीज़ है। अब देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, 4 पार्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो ये इंडिया है, इस साइड पे हमारे ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं, तो हमने इसको 4 पार्ट में ऐसे 1 2 3 4 बेसिस पे हमने कर दिया। पहला हमने बताया काथीवाड़ कोस्ट, ये कहाँ पे है, गुजरात का कोस्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे गुजरात है ना हमारा, ये अगर गुजरात है तो यहाँ का जो कोस्ट है उसका हमने नाम क्या दे दिया, काथीवाड़, ठीक है। काथियावाड़ कोस्ट कौन सा है हमारा, गुजरात कोस्ट है। उसके बाद कोंकण कोस्ट आता है, वो कौन सा है, महाराष्ट्र के कोस्ट को कोंकण कोस्ट बोला जाता है। फिर कर्नाटक के कोस्ट को हम बोलते हैं कैन्नौर कोस्ट, और फिर आता है केरला का कोस्ट जिसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, KKCM, कौन सा, KKCM। तो के का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले काथियावाड़ फिर के, ए के बाद ओ आएगा, तो काथियावाड़ फिर कोनार फिर किन्नौर फिर आ गया आपका मालाबार, ठीक है। तो KKCM याद रख लेना, KKCM। तो चीफ मिनिस्टर कौन सा, के का, ठीक है। के का कौन सा होगा, के का मतलब होगा कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोलकाता नाइट राइडर्स का CM, ठीक है। KKCM, काथियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नौर कोस्ट, मालाबार कोस्ट। उसके बाद देखो, अब देखो गुजरात का जो कोस्टल प्लेन है वो किस वजह से बना होगा, वहाँ पे जो रिवर्स बह रही हैं, ठीक है, जो वो अलुवियल साइल लेके आएंगी या फिर जो अलुवियल लेके आएंगी वो वाली रिवर्स, वो कौन कौन सी रिवर्स है, मैंने बताया नर्मदा तभी तो है ही है वहाँ पे। उसके बाद माही भी है और सबरामती भी है, ये रिवर्स भी जो ला रही है डिपोजिशन, उसकी वजह से बन रहा है गुजरातल कोस्ट हमारा, ठीक है। तो ये सारी की सारी एस्चुरीज बनाती हैं, याद रखना जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना हमारी, जो वेस्ट पे, तो वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अब एस्चुरीज और डेल्टा ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, अब यहाँ पे क्या बताऊँ क्या मतलब होता है। मालाबार कोस्ट कंटेंट्स, अब मालाबार जैसे मैंने गुजरात का बताया, अब मैं बता रहा हूँ मालाबार कोस्ट पे आपको लेक्स भी मिल जाएंगे, लगून्स भी मिल जाएंगे और ब्रैकिश वाटर लेक भी मिल जाएगा, ठीक है, जिनको कायल भी बोलते हैं। वेम्बनाड लेक केरला में, इस इज़ द लार्जेस्ट सच ब्रैकिश वाटर लेक, ठीक है। तो बैक वाटर लेक वेम्बनाड लेक, यह नाम सुना होगा आपने अच्छे से। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, मैंने बताया वो कितना वाइड था, आप खुद सोचो कितना डिफरेंस है इनमें, ये 10 से 15 किलोमीटर वाइड था सिर्फ। वेस्टर्न घाट्स अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ से इस साइड भी हमारी ये प्लेन्स मतलब ये आ गई हमारी कौन से वाली, कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन की जो विड्थ थी वो कितनी सी थी, 10 से 15 किलोमीटर। अब इस साइड पे आ जाओ, ईस्टर्न साइड पे, तो ये है 50 से 60, कहाँ 10 से 15 और 50 से 60, 5-6 टाइम्स बड़े हैं, ठीक है। 50-60 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर वाइड है। इनको हमने 2 पार्ट में, जैसे ऊपर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था KKCM में, यहाँ पे हमने डिवाइड करके रखा है C और N में। मतलब एक है कोरोमंडल कोस्ट, दूसरी है नॉर्थ सर्कल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु की कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, नॉर्थ सर्कल कोस्ट को, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की कोस्ट को हम नॉर्थ सर्कल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो जिगजैग। अब आपको पता होगा, जैसे मान लो जो भी इस साइड के ऊपर हमारे रिवर्स जितने भी हैं वो सारे जिगजैग फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, तो जिगजैग फॉर्म में वो मतलब वो मूव करते हैं। एंड आर मोर ब्रॉडर विद रिस्पेक्ट टू द जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बड़े भी हैं, वाइडर भी हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्स डेल्टा, मैंने अभी बता दिया, वेस्ट फॉर्म क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुनोगे आपने, वो कहाँ पे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो दुआब है जहाँ पे, मतलब जहाँ पे जो डेल्टा बनते हैं इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पे अगर देखोगे सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा आपने, महानदी डेल्टा का नाम सुना होगा, गोदावरी डेल्टा का, तो जो गोदावरी रिवर बना रही है उसको गोदावरी डेल्टा बोल दिया, जो महानदी बना रही है उसको महानदी डेल्टा बोल दिया। और सुंदरबन डेल्टा किस वजह से बनते हैं ये पता होना चाहिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब वेस्ट बंगाल में मिलते हैं वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ द महानदी डेल्टा की बात करें तो उसको बोला जाता है उत्कल प्लेन्स भी बोलते हैं। किसको, महानदी डेल्टा को। कहाँ थी, ये थी ना महानदी डेल्टा, इसी का दूसरा नाम उत्कल प्लेन्स भी है।
अच्छा, अब बात करते हैं आइलैंड ऑफ इंडिया। देखो आइलैंड ऑफ इंडिया मैंने आपको कवर करवा के रखा हुआ है, अराउंड मुझे लगता है 10 मिनट से भी कम की वीडियो है शायद वो, आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। इंडिया, आप देखो इंडिया में अराउंड 247 आइलैंड्स हैं हमारे पास, जिनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। ये 247 आइलैंड्स हैं कहाँ पे, जैसे मान लो ये अगर इंडिया है तो कुछ इस साइड पे कुछ इस साइड पे। अब मैं बताता हूँ हैं कहाँ कहाँ पे। तो 2 ग्रुप कौन कौन से, एक है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, दूसरा आ गया हमारा लक्षद्वीप ग्रुप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को आपस में, इनको डिवाइड कौन सी लाइन करती है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना, अंडमान और ये निकोबार आइलैंड को, लक्षद्वीप ग्रुप को, इन दोनों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है वो कौन सी है, 10 डिग्री चैनल। याद कैसे रखोगे, आसान सा तरीका, अंडमान, अब देखो ये अंडमान है तो अंडा कैसा होता है, गोल गोल मतलब 10, ऐसे याद रख लो अंडमान, ठीक है। अंडमान और लक्षद्वीप को आपस में जो ये इसका 1 और इसका ये ए का ऊपर वाला याद रखना, तो ये 10 बन गया, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल आपको ये याद रखना है। जो मेन 2 ग्रुप्स जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है अपने सारे के सारे आइलैंड्स को, उनका बता रहा हूँ, उन दोनों को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, 10 डिग्री चैनल। अब देखो अंडमान और निकोबार ग्रुप, पहला ग्रुप आ गया हमारा ग्रुप 1। अब देखो ये है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, आपको पता होगा अराकन यामा माउंटेन रेंजेस है ना जो म्यांमार की, उसी की कंटिन्यूएशन में बना हुआ है ये। इसमें अराउंड 203 आइलैंड्स हैं, अंडमान ग्रुप की बात कर रहा हूँ। निकोबार में अराउंड 7 और 12 कितने होंगे, 19 के अराउंड, जिसमें 7 बड़े 12 छोटे हैं हमारे पास, ठीक है। अंडमान ग्रुप और निकोबार। अब देखो जो अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड है, इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ आपस में होगा डिवाइड करने वाला। उस पे जाने से पहले ये देखो जो अंडमान आइलैंड है ना, अब देखो आइलैंड तो बहुत सारे होंगे, उसको हमने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि अब मैंने अभी आपको बताया कि 203 ये हैं अंडमान ग्रुप में, कितने हैं, निकोबार ग्रुप में कितने हैं, 19, इसमें कितने 203 आइलैंड्स हैं। तो हमने उन 203 को भी डिवाइड कर रखा है 4 में, जैसे नॉर्थ अंडमान, फिर आ गया मिडल, फिर आ गया लोअर और लास्ट आ गया लिटिल अंडमान। नॉर्थ, मिडल, लोअर और लिटिल, ठीक है। अब देखो जो नॉर्थ अंडमान है ना, वहाँ पे हमारी सैडल पीक, सबसे ऊंची वाली पीक जो अंडमान आइलैंड में है, अंडमान निकोबार में, वो कौन सी है, सैडल पीक है, वो अंडमान आइलैंड में है। और अंडमान में भी कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में, याद रखना। मिडल अंडमान में हमारा सबसे बड़ा एरिया, अगर आप देखोगे एरिया वाइज सबसे बड़ा वाला आइलैंड कौन सा है, तो मिडल अंडमान है, ठीक है। उसके बाद देखो लोअर अंडमान आ गया, उसके बाद लिटिल अंडमान। अब याद रखना जो अंडमान आइलैंड की बात करें, निकोबार को छोड़ दो फिलहाल, अंडमान में भी जो लोअर और लिटिल है, इन दोनों को जो बीच में लाइन डिवाइड करती है ना, इन दोनों को, उसको बोलते हैं हम डुंकन पास। कौन क्या बोलते हैं, डुंकन पैसेज बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो हमारा लिटिल अंडमान है, यहाँ पे हम पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की क्या थी, होती थी, क्या थी ये इसकी कैपिटल, ठीक है। तो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, डंकन पैसेज, तो अंडमान आइलैंड आ गया। अब देखो यहाँ पे बैरन आइलैंड भी बहुत मशहूर है। उसका रीज़न क्या है कि अंडमान ग्रुप में हमारे पास, मतलब अगर आप देखोगे ना पूरे इंडिया में सिर्फ एक्टिव वल्केनो कहाँ पे है, बैरन आइलैंड पे ही है। बैरन आइलैंड अंडमान आइलैंड का ही पार्ट है, थोड़ा सा दूर जाके है, ठीक है, कोई 150 किलोमीटर के अराउंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। निकोबार आइलैंड देख लो क्या है, तो निकोबार आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स तो होंगे, इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार और ये बाकी वाला पार्ट जितना भी आता है। तो जो इंदिरा पॉइंट है, जो सबसे सौदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में, याद रखना। अब अंडमान निकोबार की इसकी कैपिटल का हमने नाम चेंज कर दिया, जो आपको बोला था ना पोर्ट ब्लेयर होती थी लिटिल अंडमान के ऊपर, अब इसका नाम चेंज हो गया हुआ, तो इसका नाम क्या है, श्री विजयपुरम, ठीक है, ये पता होगा आपको। अब बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप ग्रुप। तो लक्षद्वीप इसलिए बोलते थे क्योंकि उस टाइम उनको लगता था कि यहाँ पे तो 1 लाख के अराउंड आइलैंड्स हैं, लेकिन थे नहीं इतने, ठीक है। इट इज़ द कोरल आइलैंड, ये भी आपको पता होगा, कोरल से बना हुआ है, लोकेटेड अरेबियन सी में है ये। अरेबियन सी कहाँ पे है हमारा, इस साइड पे अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में है ये। अच्छा, इट इस कैपिटल का नाम क्या है, करावती है। लिटिल मीनिंग ऑफ लक्षद्वीप इज़ 1 लाख, जो मैंने अभी बताया, लेकिन हकीकत में वो क्या है, सिर्फ 25 स्मॉलर आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर हॉर्स शू शेप। अगर आप देखोगे तो कौन सी शेप के, इसके मेड अप ऑफ अटोल्स, किसके बने हुए हैं, अटोल्स के, मतलब कोरल डिपॉजिट्स के बने हुए हैं। अब लक्षद्वीप आइलैंड को भी हमने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करके रखा है। नॉर्थ और साउथ के बीच की जो लाइन है उसे हम बोलते हैं 11 डिग्री, 11 डिग्री नॉर्थ, ये इसको सेपरेट करती है 2 को, मतलब नॉर्थन को और साउथन को। लक्षद्वीप के आइलैंड्स को हमने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रखा है, उनके बीच की 11 डिग्री है। ये 11 डिग्री कैसे याद रहेगी, देखो अमन दीवी में आई पड़े हुए हैं, ये आई, इनसे 11 बना लो। जैसे अंडमान निकोबार को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही थी, मैंने बताया था ना ऊपर, याद होगा आपको। ग्रुप 1 अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को आपस में कौन सी लाइन डिवाइड कर रही थी, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे अमनदीवी आइलैंड और कैन्नौर आइलैंड, क्योंकि नॉर्थ और साउथ लक्षद्वीप के ही दोनों पार्ट हैं। अमनदीवी आइलैंड ऊपर वाला ग्रुप आ गया, नीचे वाला ग्रुप आ गया कैन्नौर आइलैंड, इन दोनों के बीच को डिवाइड कौन करती है, 11 डिग्री नॉर्थ। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब कैनोर आइलैंड जो है उनको भी हमने डिवाइड कर रखा है। एक तो साउदर्न मोस्ट जो कैनोर आइलैंड का साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो है, उसको बोलते हैं मिनिकॉय, और मिनिकॉय के ऊपर आगे आपकी जो बाकी वाले जितने भी हैं, ठीक है, बाकी ऊपर वाले अदर्स। तो कहने का मतलब अगर मिनिकॉय को बाकी वाले पूरे लक्षद्वीप से हम डिवाइड कर दें तो वो किससे डिवाइड होता है, 9 डिग्री चैनल से। मिनिकॉय और 9 डिग्री चैनल याद रखें, याद रहेगा, मिनिकॉय और पूरा वाला लक्षद्वीप जितना भी ग्रुप है वो सारा डिवाइड होता है किससे, 9 डिग्री चैनल से, ठीक है। अच्छा, इसमें लक्षद्वीप आइलैंड में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है आपको पता होगा, कौन सा है, एंड्रोड आइलैंड। उसके बाद मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है और साउदर्न मोस्ट है, साउदर्न मोस्ट पूरा का पूरा हमारा अगर आप देखोगे तो वो कौन सा है, मिनिकॉय है। अब बात करते हैं इंडिया को छोड़ दो, बात नीचे आ गई मालदीव्स पे। मालदीव्स तो इंडिया का पार्ट नहीं है ना। अब देखो मालदीव्स और मिनिकॉय, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उनको आपस में कौन डिवाइड करता है, या फिर बोलेंगे मालदीव्स और लक्षद्वीप को कौन डिवाइड करता है, तो ये है 8 डिग्री चैनल। सिंपल सा याद रखना है। ये कैसे याद रखोगे, मालदीव्स का जैसे ही नाम सुनो तो ये एम से ऐसे बनता है, इसी को एम उल्टा कर दो ऐसे तो ये 8 बन गया, ये देखो 8 बन गया, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा 8 डिग्री चैनल। मालदीव्स का नाम जैसे ही आएगा तो याद रख लेना, ठीक है। मालदीव्स और मिनिकॉय, ये ए बी एम है, ये भी एम है, तो एम से एम मिला दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। और बाकी कुछ आइलैंड्स जैसे न्यूमोर आइलैंड्स है या पंबन आइलैंड है, ये कहाँ पे है, गंगा के ऊपर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार में, कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पंबन आइलैंड है। अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है, 10 मिनट के अंडर की कवर हुआ है पूरा। अब वो भी देख सकते हो वीडियो, ठीक है, 2x पे करके देख लेना। उसमें मैंने कोड्स बताए हुए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे इन द सिस्टम का पूछ सकते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गंगा की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन कौन सी हैं। आपको पता है गंगा ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र सिस्टम का लेफ्ट बैंक और राइट बैंक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र सिस्टम में ही आपको पता है एक मजूली का नाम सुना होगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है। तो मतलब एक रिवर के बीच में भी आइलैंड बना हुआ है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, मजूली, ये पता होगा आपको। फिर पेनिनसुलर रिवर में आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी है, ये पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिमालयन रिवर्स की बात नहीं कर रहा, पेनिनसुलर। तो एक हमने डिवाइड किया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में। तो हिमालयन रिवर में हम ये 3 पढ़ते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन बहुत कम टाइम में पढ़ाया हुआ है, आप एक बार वीडियो देख लेना। और पेनिनसुलर रिवर को हमने क्या किया हुआ है, पेनिनसुलर रिवर में आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, यहाँ पे जैसे नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये पता होना चाहिए। गोदावरी सबसे बड़ी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सारा का सारा पहले से लेक्चर पे कंप्लीट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेक्स भी मैंने कवर करवा रखे हुए हैं, अब वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे चिलिका, ये वाला कम से कम पढ़ के जाना, चिलिका लेक, पुलिकट लेक कहाँ पे है, पुलिकट के कहाँ पे है, ये वेम्बनाड कहाँ पे है, कोलेरू कहाँ पे है, सांबर कहाँ पे है, लोनार कहाँ पे है, और लोकटक कहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम ये डेमोग्राफी वगैरह पढ़ने वाले थे। अब देखो 1 घंटा तो होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता इससे ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो। अब इसको कोशिश करना, देखो मैंने शुरू में इसलिए बोल दिया था कि वही बंदा इसको पढ़ना जिसने अपना ना पढ़ रखा हो कुछ, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ समझ में। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं। उसके बाद ये वाली मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको देख लेना। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ, कल सुबह तक आ जाएगी वो वीडियो, जिसमें हम ये डेमोग्राफिक वाला सारा का सारा पढ़ लेंगे। इसको कोशिश करूँगा आधे घंटे के अंदर अंदर करवा दूँगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा फिर, 1 मिनट में बता देता हूँ आपके पूरे जीके में, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हमारा हो गया। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन हमने कर लिया। अब देखो डेमोग्राफिक सेंसस फीचर, ये वाला मैं सुबह सुबह आपको पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक मैंने पहले से पढ़ा दिए हुए हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आपके पक्का है, और इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो मैं कल दोपहर से पहले ये वाली वीडियो भी ले आऊँगा, 20 मिनट के अंदर अंदर ये सारे कवर करवा दूंगा। उसके बाद आपका बचता है वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला तो मैं करवा दूंगा, कल दिन को ये ले आऊँगा वीडियो। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, अगर नहीं चाहिए तो मैं किस लिए मेहनत करूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने कम से कम ये JNK की यूटी वगैरह ये पढ़ के रखा होगा अपना, यूटी के बारे में कुछ ना कुछ। तो आप मान के चलो आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, फिर बाकी आप 2-2 हर टॉपिक में मान के चलो, ठीक है। तो 2-2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 6 18, और किसी में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सीक्वेंस चलेगा। हो सकता है करंट अफेयर में ही 4 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपना टाइम देना है इसमें, ठीक है। और बाकी रही बात और किस चीज़ की, अगर आपको कुछ और चीज़ हेल्प की ज़रूरत है तो मैंने अपना नंबर दे के रखा हुआ है, आप वहाँ पर मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर टेंशन आ रही है किसी भी बात की तो मेरे से एक बार बात कर लेना, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। इस नंबर पर आप मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है, कॉल कर सकते हो कभी भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।